नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं प्रदेश की तमाम खबरों का हाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सबसे बड़ी खबर के साथ। गैंगस्टर्स केस को लेकर राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए एक्शन में है और इसी क्रम में टेरर फंडिंग और हथियारों की सप्लाई से जुड़े नेटवर्क को लेकर एनआईए की टीमों ने देश भर में 70 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी की है। एनआईए ने कई गैंगस्टर्स और उनके सहयोगियों के ठिकानों पर पहुंचकर रेड मारी है। जानकारी के मुताबिक हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान समेत अन्य कई जगहों पर एनआईए की टीम पहुंची है और नामी गैंगस्टर्स के ठिकानों पर दबिश दी गई है, जिसमें एनआईए को कई जगह से हथियार बरामद होने की भी खबर है। वहीं एनआईए के सूत्रों के मुताबिक गैंगस्टर्स और तमाम राज्यों में फैले उनके सिंडिकेट्स को तोड़ने के लिए ही एनआईए की ओर से सुबह सुबह ये रेड मारी गई है और गैंगस्टर्स लॉरेंस बिश्नोई, नीरज भवाना, टिल्लू ताजपुरिया और गोल्डी बराड़ के बड़े गुर्गे पहले से ही एनआईए के रेडार पर चल रहे हैं। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करवा रहे हैं। देश भर में 70 से ज्यादा जगह पर एनआईए की टीम ने रेड मारी है और गैंगस्टर्स और उनके गुर्गों के ठिकानों पर पहुंची है। और इधर हरियाणा में भी कई जगह पर एनआईए की टीमों ने गैंगस्टर्स और उनके गुर्गों के ठिकानों पर रेड मारी है। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यमुनानगर, सिरसा और नारनौल, जहां पर टेरर फंडिंग और हथियारों की सप्लाई को लेकर एनआईए की टीमों ने दबिश दी है। बात सबसे पहले नारनौल की करें तो यहां एनआईए की टीम ने अल सुबह गैंगस्टर सुरेंद्र उर्फ चीकू के ठिकाने पर रेड मारी है। एनआईए ने गैंगस्टर सुरेंद्र उर्फ चीकू के गांव मोहनपुर स्थित निवास के अलावा नारनौल के सेक्टर 1 में रह रहे उसके रिश्तेदार के यहां भी रेड मारी और मकान के अंदर तलाशी ली। वहीं सिरसा के कलांवाली, डबवाली और गांव मल्लिका में एनआईए की टीम ने छापेमारी की है। सुबह करीब 4 बजे एक साथ 3 जगहों पर एनआईए की टीम ने गैंगस्टर कनेक्शन के चलते दबिश दी है। जानकारी के मुताबिक कुल 70 पुलिसकर्मी इस ऑपरेशन में शामिल बताए जा रहे हैं। वहीं एनआईए ने गैंगस्टर्स फंडिंग होने के शक में महावीर कॉलोनी में रेड मारी। सुबह सुबह एनआईए की टीम स्थानीय पुलिस के साथ तनु मनु शराब कारोबारी के घर पर पहुंची और सुबह से ही एनआईए की टीम घर के अंदर बताई जा रही है और पूछताछ का दौर लगातार चल रहा है। इसके अलावा गुरुग्राम में भी गैंगस्टर्स के आर्म्स डीलिंग और ड्रग्स रैकेट कनेक्शन मामले को लेकर एनआईए की टीम ने रेड मारी है। यहां एनआईए की टीम ने गैंगस्टर कौशल चौधरी, गैंगस्टर अमित डागर और कौशल गैंग के शार्प शूटर संदीप बंदर के ठिकानों पर छापेमारी की है। आज हरियाणा पुलिस और एनआईए की टीम द्वारा ज्वाइंट ऑपरेशन किया गया था और ये यहाँ पर यमुनानगर में भी जो संदिग्ध स्थान है और संदिग्ध व्यक्तियों के साथ जिनके साथ लिंक जुड़ा हुआ है उनके यहाँ पर आज रेड की गई है और अभी भी सर्च अभियान जारी है। ये कोई तन्नू मन्नू है, ठेकेदार हैं और इनके यहाँ पर आज आए हुए हैं। अभी सर्च जारी है। ये इसके बारे में अभी एनआईए टीम ही बताएगी क्योंकि एनआईए टीम अंदर सर्च कर रही है और हम यहाँ पर खड़े हैं। लोकल पुलिस को नहीं, लोकल पुलिस को अंदर इसलिए नहीं जा रहे भी क्योंकि वो सर्च कर रहे हैं अंदर। हमारे लोकल पुलिस भी है, 2-3 मुलाजिम है अंदर, उनके साथ लेडीज पुलिस हमारे साथ में। कुरुक्षेत्र में गुरु घर की मर्यादा को भंग करने की तस्वीरें सामने आई हैं। यहां हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्यों के बीच में झड़प हुई है और इस दौरान दोनों पक्षों में जमकर लात घूंसे चले हैं, लेकिन इस बीच पुलिस बल की ओर से बीच बचाव किया गया है। वहीं बलजीत सिंह दादूवाल ने आरोप लगाया है कि दीवान समागम के बीच मारपीट की गई और समागम के बीच की गई इस तरह की हरकत सरासर गलत है। उन्होंने कार्यक्रम में बाधा डालने वालों पर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। ਅਜੇ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਪਾਂਸਰ ਕੁਝ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲਦੇ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਇਆ, ਜਕਾਰੇ ਛੱਡੇ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਚੱਲਦੇ ਦੀਵਾਨ 'ਚ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾ ਕਰਨ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਚੱਲਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣਾ ਆ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਮੈਂ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਾ ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੇ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਘਨ ਪਾਇਆ ਚੱਲਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤੇ
ਧਾਰਮਿਕ ਵੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਉਹ ਭੁਗਤਣੀ। और इधर जींद में ई टेंडरिंग और अन्य कई मांगों को लेकर विरोध कर रहे सरपंचों और पुलिस में झड़प हुई है। जानकारी के मुताबिक सरपंच प्रदर्शन करते हुए जब डीसी दफ्तर पहुंचे तो डीसी ने ज्ञापन लेने के लिए नीचे आने से मना कर दिया, जिस पर सरपंच बिफर गए। वहीं मामला बढ़ता देख ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने डीसी दफ्तर पहुंचकर प्रदर्शन कर रहे लोगों पर लाठीचार्ज करने के आदेश दे दिए, जिसके बाद जबरदस्त हंगामा हुआ और पुलिस ने लाठीचार्ज के बाद कई सरपंचों को हिरासत में ले लिया। वहीं इस एक्शन के बाद सरपंचों ने अब बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। देने आए थे डीसी साहब को और डीसी साहब की नाड़ मसरिया और सरिया काट के छोड़ देंगे। और आज इस जींद के प्रशासन ने मीडिया को भी नहीं बख्शा। अरे चौथा स्तंभ बताते हैं मीडिया को, उसको भी नहीं बख्शा। कितने सरपंचों को गिरफ्तार किया है? हमारे भाई भी गिरफ्तार है, 80 साल की हमारी बूढ़े भी गिरफ्तार करी है। बड़ा इस प्रशासन ने पैरों में डंडे लाग रहे हैं और पाछे लाग रहे हैं, गढ़े मारे हैं भाई। और आपने सारा दिन का देखा भी होगा प्रशासन किस प्रकार से तंग कर रहा था। सिर्फ सिंपल ज्ञापन के ऊपर जनता ने इतना, इसने सरपंचों ने इतना कोऑपरेट किया है। डीसी ने एक बार भी सहयोग करने की नहीं सोची। लेडीजों के लठ मरवाए हैं, जेंट्सों के सरपंचों के लठ मरवाए हैं। सरपंच और मेंबरों को खूब पीटा गया है। ज्ञापन देने आए थे, एसडीएम साहब आ चुके थे, तहसीलदार साहब आ चुके थे, सीटीएम साहब आ चुके थे, लेकिन बहस चली डीसी साहब आए। ये डीसी साहब का काम नहीं था। एसडीएम साहब उनके मेहता थे, वो ज्ञापन लेने के लिए थे, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया और गेट का घेराव कर दिया और तोड़फोड़ करने की कोशिश करी। पुलिस के साथ हाथापाई करी, करीब 2.5 घंटे करीब बैठे रहे। लाठीचार्ज करना पड़ा पुलिस को? लाठीचार्ज नहीं, मुझे बाईचांस से उठाए। कितने सरपंचों को गिरफ्तार किया सर? अभी देख रहे कितने देख रहे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरियाणा बीजेपी के प्रभारी विप्लव देव एक सड़क हादसे में बाल बचे हैं। जानकारी के मुताबिक हरियाणा बीजेपी के प्रभारी विप्लव देव की गाड़ी पानीपत जीटी रोड पर जटीपुर गांव के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई। विप्लव देव की गाड़ी जीटी रोड पर खड़ी कार से टकरा गई, जिसमें वो बाल बच गए। जानकारी के मुताबिक हरियाणा बीजेपी के प्रभारी सड़क मार्ग से दिल्ली से होते हुए चंडीगढ़ जा रहे थे, लेकिन इसी बीच पानीपत जीटी रोड पर यह सड़क हादसा हुआ और हादसे में विप्लव देव के गनमैन को हल्की चोटें बताई जा रही हैं। ये आते समय तो इंसिडेंट हो ही सकता है जी। बाकी जो भी हुआ सब लोग ठीक है। मेरे त्रिपुरा के इंस्पेक्टर थे, उसको चोट लगी है। बाकी जिस तरीके से इंसिडेंट हुआ उसके बाद हम लोग सब सही है, वही सबसे बड़ी बात है। तो मैंने उसको हाईवे पे बिल्कुल साइड में लगा दिया था, हाईवे फटने के बाद। तो बस वो मैंने ब्लैक कलर का बोर्ड होता है, मैंने 20 फीट पीछे लगा दिया था, मैंने कोई क्रॉस ना कर पाए। और कोई गाड़ी बहुत तेज आई और वो साइड में उसको थोड़ा साइड करके टक्कर गाड़ी चली गई। क्या किसी को चोटें आई हैं? नहीं, चोटें नहीं आई सर। जो दूसरी गाड़ी आपकी गाड़ी से टकराई उसमें नहीं, उनको भी नहीं आई। क्या जानकारी है आपको वो किन की गाड़ी? नहीं, हमें जानकारी नहीं सर। आप कहाँ से कहाँ जा रहे सर? मैं दिल्ली से सहारनपुर जा रहा था, मैं और मेरे पिताजी। दिल्ली से सहारनपुर जा रहे थे। तो ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र की। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का आज दूसरा दिन है, लेकिन पहले दिन की अगर बात करें तो जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। संदीप सिंह पर कार्रवाई की मांग को लेकर कांग्रेस की तरफ से सदन में जमकर बवाल किया गया। वहीं सत्र के पहले दिन की कार्रवाई को लेकर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि राज्यपाल के अभिभाषण ने सरकार की रूपरेखा के बारे में अवगत करवाया है। मोदी सरकार का विकासशील से विकसित देश की ओर बढ़ना ही हमारा उद्देश्य है। मोटे अनाज को प्रमोट करने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। वहीं ओपीएस के मुद्दे को लेकर उन्होंने कहा कि बेशक कांग्रेस ओपीएस को लेकर बयानबाजी कर रही है, हंगामा कर रही है, जबकि कांग्रेस ने ही ओपीएस को बंद किया था। इसके अलावा विपक्ष द्वारा सदन की कार्रवाई ना चलने देने को शिक्षा मंत्री ने बिल्कुल गलत बताया है। में बहुत बहुत स्वागत है। और आज जिस प्रकार से महामहिम जी ने अपनी सरकार की सारी कार्य योजना के बारे में जिस प्रकार से आपको बताया, आप सब के सब वहाँ सदन में उपस्थित थे, आप सब ने सुना है। और जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 2047 तक हम देश की जो अर्थव्यवस्था है वो 5 ट्रिलियन की करना चाहते हैं। तो जो केंद्र का बजट है वो भी उसी प्रकार से, और जो आर्थिक विशेषज्ञ हैं, दुनिया भर के आर्थिक विशेषज्ञों ने इस बात को स्वीकार किया है कि केंद्र सरकार ने जो बजट प्रस्तुत किया है निश्चित तौर से वो विकासशील से विकसित राष्ट्र बनाने की ओर भारत सरकार का कदम है।
और उसी दिशा में आज जिस प्रकार से हमारी सरकार की जो कारगुजारी रही है और आने वाले टाइम में जो हम करने वाले हैं, जिसके बारे में माननीय राज्यपाल महोदय ने आप सबके सामने इस प्रकार से प्रस्तुत किया है, जहां 2030 तक हम 30% जो व्हीकल हैं वो इलेक्ट्रॉनिक करना चाहते हैं। इससे एक बहुत बड़ा लाभ होगा, जो तेल पर हम खर्च कर रहे हैं उससे बहुत बड़ा बचाव होगा। इधर पानीपत के सनोली रोड पर गांव तामसाबद स्थित टोल प्लाजा के विरोध में आसपास के कई गांवों के लोग लामबंद हुए और टोल प्लाजा पर जमकर रोष प्रदर्शन किया। हालांकि सुरक्षा के लिहाज से पुलिस बल भी मौजूद रहा। इस दौरान ग्रामीणों ने टोल प्रशासन के साथ मीटिंग की और टोल प्रशासन के सामने फिर से अपनी मांगों को रखा, जिस पर टोल प्रशासन ने ग्रामीणों की मांगों पर विचार करते हुए उन्हें हल करने का आश्वासन दिया है, जिसके बाद अब ग्रामीणों ने अपना धरना प्रदर्शन स्थगित कर दिया है। मैं अपने लोकल भाइयों के लिए इनकी मांग लेकर आया था। लोकल के जो ट्रैक्टर हैं उनका टोल ना काटो, जो लोकल के हमारे आसपास के गांव हैं उनकी गाड़ियों का टोल ना काटो। हमने खेत में भी जाना है, जमुना पे भी जाना है, हमने यूपी में लेबर भी लेने जाना है, छोड़ने भी जाना है। इनकी मांगों को लेकर इकट्ठे हुए थे। यह सारी युवा शक्ति थी, युवा टीम थी। इसको लेकर हमने धरना दिया। हम टोल फ्री कराने की उसमें थे कि टोल कंपनी ने हमारी बात मानने के लिए एग्री हुई है। भैया ऐसा है जी, जो एक तुम्हारे जो लोकल के तूड़े के ट्रैक्टर हैं मैं फ्री चल लेंगे, इसके लिए जो हमने दोबारा लड़ाई लड़नी पड़ो, क्योंकि ट्रैक्टर कमर्शियल नहीं है। ट्रैक्टर पर नंबर पर्सनल है, ट्रैक्टर पर कमर्शियल नंबर कर दो फिर टोल काट लो, हमने कोई एतराज़ नहीं है। ट्रैक्टर पर नंबर पर्सनल आता है, कमर्शियल नंबर नहीं आता ट्रैक्टर के ऊपर। दूसरी बात, जो हमारे सनोली ब्लॉक के गाँव हैं, मैं अपना आधार कार्ड के रूप में, ड्राइविंग लाइसेंस के रूप में अपना आई कार्ड दिखावेंगे और यहाँ से टोल को फ्री गुजरेंगे लेकर। आपराधिक घटनाओं पर ब्रेक लगाने के लिए सिरसा पुलिस गैंगस्टर्स पर कार्रवाई लगातार कर रही है, लेकिन इसके साथ साथ अब नौजवानों पर भी सिरसा पुलिस की पैनी नजर है। सिरसा पुलिस ने अब नौजवानों की ऐसी लिस्ट तैयार की है जो कि सोशल मीडिया के जरिए बदमाशों को फॉलो करते हैं, उनके संपर्क में आते हैं और बड़ी वारदातों को अंजाम देते हैं। इसी कड़ी में सिरसा पुलिस ने 150 नौजवानों की लिस्ट बनाई है जो बदमाशों और गैंगस्टर्स के इंस्टाग्राम या फिर दूसरे सोशल मीडिया अकाउंट्स को फॉलो करते हैं और क्राइम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इसको लेकर सिरसा के एसपी डॉक्टर आरपी जैन ने ज्यादा जानकारी दी है। देखिए, मैंने सिरसा में जो पिछले 1 वर्ष में देखा कि कई युवा बच्चे हैं जो गलत लोगों से प्रभावित हो जाते हैं, उनसे प्रेरित हो जाते हैं, उनको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेते हैं, या कोई जैसे वेपन लेके जा रहा है तो उसको फॉलो करने लगते हैं और गलत संगति में पड़ के कई बार अपराध कर देते हैं। तो हम ऐसे बच्चों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं जो ऐसे किसी गलत व्यक्ति की संगत में हैं या उसको फॉलो कर रहे हैं, और हमारा लक्ष्य यही है कि उनको हम पहले ही बताएं कि अगर वो अपराध करेंगे तो बिल्कुल बख्शे नहीं जाएंगे और उनको हम अपराध की दुनिया से जो है बाहर लाएं। तो ऐसे कई बच्चे हैं जिन्होंने कोई क्राइम नहीं किया लेकिन उनके जो रोल मॉडल हैं वो गलत हैं। तो हमारा यही लक्ष्य है कि जो हमारे युवा हैं उनकी ऊर्जा और उनका जो भी एनर्जी है वो अपने राष्ट्र के निर्माण में और समाज की सेवा में जो है वो उसमें लगे, रेदर देन किसी क्रिमिनल के पीछे जाने में। तो अभी कई वारदातों में हमने देखा कि यंग लड़के हैं, उनको नॉलेज भी नहीं होता है और वो किसी भी क्रिमिनल के साथ चल देते हैं। तो अभी हमने ऐसे 150 जो बच्चे हैं उनको आइडेंटिफाई किया है और उनकी हम काउंसलिंग शुरू करवा रहे हैं। उनके माता पिता को बुलाया जाएगा और उनको समझाया जाएगा कि आपके बच्चे जो हैं वो गलत कंपनी में जा रहे हैं। तो ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और अगली खबर का जिक्र करेंगे। अगली खबर बहादुरगढ़ से है, जहां पर भाजपा नेता के मिट्टी चोरी करने का मामला सामने आया है। मामला लगातार गर्माता जा रहा है। मिट्टी चोरी करने का आरोप भाजपा नेता करमबीर राठी पर लगा है। करमबीर राठी बहादुरगढ़ नगर परिषद की चेयरमैन सरोज राठी के चाचा ससुर हैं और बहादुरगढ़ नगर परिषद के चेयरमैन भी रह चुके हैं। आरोप है कि बहादुरगढ़ माइनर की पटड़ी से भाजपा नेता ने यह मिट्टी चोरी की है। वहीं जब मिट्टी चोरी करने का वायरल वीडियो सामने आने लगा तो नाम खराब होने से बचने के लिए भाजपा नेता ने थोड़ी बहुत मिट्टी वापस भिजवा दी। इधर पूरे मामले को लेकर जांच का दौर लगातार जारी है। नहरी विभाग के जेई ने उच्च अधिकारियों को लिखित में शिकायत दी है और मामले की जांच शुरू कर दी है। मेरे पास करीब 8:30 बजे फोन आया। फोन आने के बाद मैंने नहर पे जो राजा खाने वाला रास्ता है वहां जाके देखा तो पटड़ी की मिट्टी उठाई जा रही थी। हमने उनसे पूछा भाई कौन मिट्टी उठा रहा है, और पटड़ी सरासर बिल्कुल साफ कर दी थी। एक 9 इंची ईंट जो लगती है वो छोड़ के सारी मिट्टी उठा ली। कम से कम उन्होंने ज्यादा नहीं तो 60-70 मीटर तक वो पटड़ी बिल्कुल साफ कर दी उन्होंने।